कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज हमारा सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में जनन के बारे में स्टडी किया था, उससे आगे अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जैसे हमने बात किया कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उन्हें हम नर जनक और मादा जनक के रूप में कंसिडर करते हैं। यदि हम प्लांट्स की बात करें यानी पुष्पीय पादपों की बात करें तो उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं पुमंग और एक भाग होता है जायांग। ये दोनों अंग लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंग होते हैं। तो आज पादपों आवृतबीजी पादपों में पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसमें दो चक्र होते हैं, पहला बाहरी सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र ही लैंगिक जनन का मुख्य चक्र है और यह लैंगिक जनन में भाग लेता है। सहायक चक्र के दो भाग हैं, एक तो होता है बाह्य दल, एक होता है दल। ये देखिए एक रूपांतरित पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जिसमें सबसे बाहरी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये भाग कौन सा लिखा है? बाह्य दल। और जो यहाँ से रेड मार्कर से आपको ये बड़े बड़े पत्तियाँ दिखाई दे रही है, जो पुष्प के कलरफुल हमें जो पुष्प हमें दिखाई देता है, जिसे आप एज ए पत्तियों के रूप में बात करते हैं, कलरफुल, ये भाग होता है इसका दल। और ये दोनों कौन से चक्र हैं इसके? सहायक चक्र। आवश्यक चक्र होता है पुमंग, जो होता है नर जननांग, और जायांग होता है मादा जननांग। ये संरचना जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये परागकोश और उससे बना हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है पुतंतु। जैसे आपको मैंने ये संरचना दिखाई थी एक पुंकेसर की, ये संरचना होती है जिसमें ये भाग हमने क्या देखा था? परागकोश, और ये भाग होता है पुतंतु, और ये जुड़ा हुआ भाग क्या होता है इसमें? योजी, जहाँ से ये दोनों भाग जुड़े हुए हैं। ये एक पुंकेसर की संरचना है। और जब कई पुंकेसर एक साथ एक पुष्प में हमें दिखाई देते हैं, कई पुंकेसर एक साथ एक पुष्प में जब दिखाई देते हैं तो उन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। और जो फ्लावर में मादा जननांग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जायांग। इसके कितने भाग होते हैं? सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है इसमें? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से जुड़ी हुई लंबी जो नलिका है ये क्या कहलाती है? वर्तिका। क्या कहलाती है? वर्तिका। वर्तिका से आगे का भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय है, इसमें बीजांड होते हैं। अंडाशय में यहाँ क्या पाए जाते हैं? बीजांड। और कल की क्लास में हमने देखा बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पुष्प का अनुदैर्घ्य काट, सबसे बाहरी भाग बाह्य दल, दल, ये पुष्प के कौन से चक्र होते हैं? सहायक चक्र। आवश्यक चक्र होता है पुतंतु यानी पुंकेसर भाग, और जायांग या स्त्रीकेसर भाग। एक साथ कई पुंकेसर मिलकर क्या कहलाते हैं? पुमंग। यानी फ्लावर का, पुष्प का नर जननांग को हम किस नाम से जानते हैं? पुमंग या एंड्रोशियम नाम से, और मादा जननांग को गाइनोशियम या जायांग। ये एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है। इसी के साथ अब हम आगे इसमें पुंकेसर की पहले संरचना पुंकेसर के बारे में देखेंगे, फिर उसमें पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानियाँ, उनकी संरचना समझेंगे, फिर लघु बीजाणुधानियों से पराग कणों का निर्माण किस प्रकार हो रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक संरचना बनी हुई है पुंकेसर की। पुंकेसर में दो भाग हैं, जो लंबी एक नलिका जैसी, तंतु जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु। ऊपर का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश है, ये द्विपालित भी हो सकता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है दो पालियाँ। और परागकोश है, कुछ कुल है जो आवृतबीजी पादपों के, उनमें एक पालित भी होता है। तो द्विपालित अगर परागकोश है तो उसमें कितनी लघु बीजाणुधानियाँ बनती है? 4 लघु बीजाणुधानी होती है। और अगर एक पालित परागकोश है तो इसमें 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ये संरचना है आपके सामने परागकोश, यहाँ से जुड़ा हुआ भाग योजी, और ये होता है पुतंतु। अब परागकोश को भी हम अगर उसकी संरचना को किसी काट के द्वारा आपको दिखाया जाए तो उसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें है कि 4 लघु बीजाणु, द्विपालित परागकोश है। तो आप देखिए आपको यहाँ ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई
दे रही है। लघु बीजाणु धानियाँ हैं उनमें जहाँ परागकण बनते हैं या सेफ रहते हैं वहाँ उस भाग को हम क्या कहते हैं, परागपुट कहते हैं। और उसके बाद जहाँ से परागकण बाहर निकलते हैं, यानी जब लघु बीजाणु धानियों से परागकणों का निर्माण हो जाता है तो वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के लिए उस परागकोश या लघु बीजाणु धानी का क्या होता है, स्फुटन होता है। और वो स्फुटन रेखा आपको यहाँ ये दिखाई दे रही है और ये नीचे का भाग जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, पूतंतु। तो इस प्रकार ये संरचना किसकी हुई, एक पुंकेसर की। पुंकेसर के भाग परागकोश की काट में भी आपको बताया गया है कि इसमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। और अगर हमारा पुंकेसर है वो एक पालित है, जैसे कि मालवेसी कुल का गुड़हल है, भिंडी है, इन पादपों में क्या होता है, परागकोश या पुंकेसर है उसकी एक ही पाली होती है। और जिनमें एक पाली होती है उनमें लघु बीजाणु धानियाँ 2 पाई जाती है। और लगभग अन्य सभी कुल में लघु बीजाणु धानियाँ कितनी होती है, 4 होती हैं, क्योंकि उनका जो परागकोश है उसमें कितनी पालियाँ होती है, 2 पालियाँ पाई जाती है। हमने पुंकेसर की संरचना देखी जिसमें परागकोश और पूतंतु के बारे में चर्चा की। आगे हम देखते हैं कि एक परागकोश है उसकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं। तो परागकोश है यह 2 भागों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें परागकोश भित्ति, एक होता है इसमें पराग प्रकोष्ठ। पराग प्रकोष्ठ या पोलन सैक वह भाग है जहाँ पर परागकणों का निर्माण होने के बाद वहाँ पर परागकण रहते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं परागकोश की भित्ति की बात करें तो ये हमारे सामने एक अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि बाहर से भीतर की ओर इसमें देखिए आप 4 परत दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, बाह्य त्वचा। उससे दूसरी परत जो कोशिकाओं की है उसे हम कहते हैं अंतःस्थिशियम। तीसरा भाग होता है जिसकी 2 या 3 परतें पाई जाती है उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर या मध्य परत। और उससे सबसे अंदर की ओर और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है टैपिटम। अब इन चारों भागों के बारे में हमने आपको इनके अनुप्रस्थ काट भी यहाँ इनकी कोशिकाओं की कैसी आकृति है, अर्य रूप में पाई जाती है, ये आपको दिखाया है। आगे देखिए कि बाह्य त्वचा है ये एक कोशिकीय परत है। इसकी कितनी परत होती है, एक कोशिकीय परत है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा भाग आता है अंतःस्थिशी। अंतःस्थिशी में ये बाह्य त्वचा की परत के नीचे अर्य प्रकार की कोशिकाएं होती है। बाह्य त्वचा की परत के नीचे अर्य प्रकार की कोशिकाएं होती है और इनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है जिससे इसमें रेशेदार पट्टियां बन जाती है। और इसकी विशेषता और कार्य यह है कि यह आर्द्रता अंतःस्थिशियम बाह्य त्वचा की परत के नीचे अर्य प्रकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है जिसमें अल्फा सेलुलोज के जमाव से रेशेदार पट्टियां बनती हैं। और इसकी विशेषता है कि आर्द्रता ग्राही होती है। और जो परागकोश का स्फुटन होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा अहम रोल अंतःस्थिशियम का ही होती है और अंतःस्थिशियम ही परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी परत है हमारे पास मध्य परत। मध्य परत है इसकी 3 से 4 लेयर या परतें पाई जाती है और यह जब तक परागकोश परिपक्व होता है तब तक यह परत नष्ट हो जाती है। परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी और चौथी परत होती है टैपिटम। टैपिटम हम देख रहे हैं ये इसमें बहुकेंद्र की जीव द्रव्य गाढ़ा पाया जाता है, 2 या 3 इसकी परतें पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है यह पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और आगे ये टैपिटम है, ये 2 प्रकार की होती है, अमीबी और ग्रंथिल। तो एक बार आप फिर से देखिए, हम देख रहे हैं परागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना। बाहरी भाग हमने 2 देखे हैं मुख्य, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परागकोश और पूतंतु, जो योजी द्वारा जुड़े हुए हैं। यह भाग है बीच में योजी। अब द्विपालित परागकोश की चर्चा हो रही है तो यहाँ आपको लघु बीजाणु धानियाँ भी कितनी दिखाई दे रही है, 4 लघु बीजाणु धानियाँ दिखाई दे रही है। परागकोश की भित्ति की संरचना में जब बाहर से भीतर की ओर बढ़ते हैं तो बाहरी परत बाह्य त्वचा एक कोशिकीय परत है, यह सुरक्षा का कार्य करती है। उससे भीतर अंतःस्थिशियम जो बाह्य त्वचा की परत के नीचे अर्य रूप से कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव भी होता है और इनकी विशेषता होती है कि ये आर्द्रता ग्राही होती है और इनका कार्य होता है कि ये परागकणों के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी परत है मध्य परत, जिसकी 3 से 4 परतें पाई जाती है। यह परत है जब तक परागकोश परिपक्व होता है उस दौरान यह नष्ट हो जाती है। चौथी और महत्वपूर्ण भाग है टैपिटम। टैपिटम है, इसका मुख्य कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान
करती हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी 2 से 3 परतें पाई जाती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनका जीव द्रव्य गाढ़ा होता है और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती है और परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। हम टैपिटम की बात कर रहे थे। सबसे भीतरी परत है टैपिटम की कोशिकाओं का एक सहजातीय समूह। टैपिटम की कोशिकाओं का एक सहजातीय समूह। टैपिटम की कोशिकाओं का सहजातीय समूह प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है और यह आगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। इसके बाद प्रोसेस होती है लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण होना या परागकणों का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। तो यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो इसमें क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। हमने देखा हम द्विपालित परागकोश की संरचना बना रखी है। तो यहाँ 4 लघु बीजाणु धानियाँ हैं। चारों लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वो उनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन होने से यहाँ क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। और यहाँ 4 लघु बीजाणु धानियाँ हैं तो यहाँ 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। अब चारों लघु बीजाणु धानियों से 4 लघु बीजाणु बने हैं, वो किस प्रकार उनकी व्यवस्था होती है, कैसे वो स्थित होते हैं, ये भी आगे 4 प्रकार का है। लघु बीजाणु के प्रकार। तो पहला तो इसमें क्या होता है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय हमने संरचना रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में देखी थी। मीथेन की जो हम संरचना बनाते हैं इस तरह से याद आ रहा होगा आपको। तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है? 4 लघु बीजाणु हैं, वो किस प्रकार स्थित होंगे? इस प्रकार। जो 3 तो आपको बिल्कुल सामने दिखाई देंगे, एक क्या होगा इसके बैक पोजीशन पर। तो ये कौन सी संरचना होती है? चतुष्फलकीय। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं हम? कि टैपिटम में सहजातीय कोशिकाओं का समूह है जिसे हमने क्या कहा? प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका। ये आगे किसका निर्माण करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में यानी चारों लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। तो चारों से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। वो किस प्रकार स्थित होते हैं? पहला टाइप है ये चतुष्फल के रूप में हो सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं ये रैखिक रूप में भी लघु बीजाणु स्थित हो सकते हैं। जैसे कि रैखिक का मतलब ये चारों इस तरह से स्थित हो सकते हैं। एक हम देखें समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का मतलब है कि चारों एक दूसरे से इस प्रकार स्थित हैं। तो यह कौन सा होगा? समद्विपार्श्विक। एक होता है टी आकार। तो टी आकार में कैसी संरचना होगी? ये इस प्रकार। तो ये चारों लघु बीजाणु हैं इस प्रकार से स्थित होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परागकण की संरचना। परागकण कहाँ से बनेंगे? लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद। अब नर युग्मकोद्भिद है किस प्रकार की कोशिका, यानी लघु बीजाणु को हम नर युग्मकोद्भिद कह रहे हैं। और यह कैसा होता है? अगुणित होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो जो 2n कोशिकाएं होती है वो क्या बन जाती है? n बनती है। लघु बीजाणु कैसी कोशिकाएं होती है? ये अगुणित कोशिकाएं होती है। अब इनसे जब परागकण का निर्माण हो रहा है, पराग कोश की टैपिटम कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। और यही क्या होता है? परागकण होता है जो इस नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। और कैसी कोशिका होती है? ये अगुणित कोशिका होती है।
परागकण की संरचना देखें तो इसमें दो बाहरी और भीतरी दो स्तर पाए जाते हैं। बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल, और आंतरिक जो स्तर है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःचोल। बाह्यचोल की जो सतह है या परत है ये जालिकावत या कांटेदार इस प्रकार वलनों से या रूपांतरणों से बनी होती है, और यह क्या करती है, बाहरी स्तर है बहुत ही अधिक प्रतिरोधी और इसकी लेयर है मोटी होती है, ये यानी परागकण की सुरक्षा करती है। और इससे एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का भी स्रावन होता है जो इसे अन्य किसी भी प्रकार के बाहरी जो प्रतिरोधी बनाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी कारकों से इसकी सुरक्षा करता है। दूसरी परत हमने देखा अंतःचोल। अंतःचोल है ये कोमल कोशिकाओं की परत है जिसमें पेक्टोसेल्यूलोज का जमाव होता है, और ये परागकण को क्या करती है, ढके रहती है, यानी यह भी उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें अंतःचोल में से एक जो जनन छिद्र है वहाँ से एक जनन नलिका निकलती है, वहीं से परागकण का अंकुरन होता है। अंकुरन के समय जो इसमें जनन छिद्र है वहाँ से एक जनन नलिका निकलती है जहाँ से परागकणों का अंकुरन होता है। तो ये आपके सामने है परागकण की संरचना। एक बार फिर से आप इसका शॉर्ट में सारा आज का टॉपिक देखिए। हमने यहाँ क्या पढ़ा है, परागकणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था मैंने, एक भाग होता है लघु बीजाणुधानी जिससे हम किसका निर्माण करवा रहे हैं, परागकणों का निर्माण हो रहा है। और एक हम अगली क्लास में देखेंगे जिसमें जायांग भाग या स्त्री केसर या एग का निर्माण होगा, उसे हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। ये तो होता है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस और वो होता है मैक्रो। तो गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज हमने कंप्लीट चर्चा किसकी की है, लघु बीजाणुधानी की। इसे पढ़ने से पहले हमने ये देखा कि परागकोश यदि द्विपालित है वहाँ 4 लघु बीजाणुधानियाँ हैं। ये आपको यहाँ संरचना भी इनकी बताई है, इनकी सारी परतें आपको बता दी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परत है टैपिटम, जिसमें सजातीय कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, लघु बीजाणु प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका बनाता है, जिससे आगे क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से जब 4 लघु बीजाणुधानियाँ हैं तो चारों से क्या बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं, नरयुग्मकोद्भिद, या इसी को हम क्या कह देते हैं, परागकण। जब इसकी ये कैसी कोशिका होगी, इससे पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये अगुणित कोशिका है और इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल है ये जालिकावत कांटेदार, बाहर की ओर इसमें रूपांतरण पाए जाते हैं, मोटी और प्रतिरोधी परत होती है क्योंकि इसे परागकण की सुरक्षा करनी है, और इसके ऊपर एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन भी पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं अंतःचोल। अंतःचोल कोमल कोशिकाओं की परत है जिसका नाम होता है पेक्टोसेल्यूलोज, और यहाँ से इसमें एक जनन छिद्र होता है जहाँ से परागकण का क्या होता है, अंकुरन होता है, जनन नलिका निकलती है। अंकुरन होने के बाद ही यह परागकण एग सेल तक पहुँचता है। तो ये हमने देखा था पहले भी कि परागकणों का पहले कहाँ पहुँचते हैं, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो ये प्रोसेस तो परागन कहलाती है। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद परागकणों का क्या होता है, अंकुरन। अंकुरन होने के लिए इसमें यह जो जनन छिद्र है बहुत महत्वपूर्ण है। जनन छिद्र से ही क्या निकलती है, एक जनन नलिका निकलती है जो उस वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, एग सेल तक, यानी अंडाशय में एग सेल तक पहुँचती है। तो आज की हमारी क्लास में हमने पुंकेसर की संरचना और उसमें जो परागकण है उनका कैसे निर्माण हो रहा है और इसकी संरचना हमने पढ़ ली। अभी हमने केवल परागकण की संरचना या नरयुग्मकोद्भिद की संरचना देखी है, अभी इसका अंकुरन और देखना है। तो परागकण या लघु बीजाणु का अंकुरन हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।